यूएस से भारत की ओर आने वाला विमान विमानतल पर उतरने को तैयार था। विमान परिचारिका घोषणा कर रही थी, कृपया यात्रीगण अपनी पेटी बांध लें। अचानक रूपाली की तंद्रा भंग हुई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने एक नज़र गोद में सो रही नन्ही बेटी अंशु की ओर देखा। मासूम कितनी बेखबर है, जिंदगी में हुए हादसों से नहीं जानती नियति ने उससे जीवन की धूप से बचाने वाला वह छायादार दरख्त छीन लिया है। जो नन्ही सी मेरी बच्ची कैसे जान पाएगी पिता का साया साया होता है। इस दुधमुही बच्ची पर भी तरस नहीं खाया प्रकृति ने। कितनी खुशी से उसने मिहिर के साथ अपने जीवन की शुरुआत की थी। मिहिर भी एक अच्छे और समझदार पति साबित हुए। उसे याद आ रहा है वह वक्त जब मिहिर के साथ उसका ब्याह तय हुआ था। कितना डर गई थी वह। एक तो रईस ठाकुरों के खानदान से, उस पर विदेश का न जाने कितना रंग चढ़ा होगा उन पर। शराब के नशे में झूमते मिहिर का चेहरा डरा देता था उसे। आसपास मंडराती तितलियों की कल्पना मात्र से कांप जाती थी वह। हरियाणा के एक छोटे से गांव जाम गांव की रहने वाली मध्यवर्गीय परिवार की ग्रेजुएट पास रूपाली कैसे निर्वाह कर पाएगी। मगर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा जब उसकी वह सारी कल्पनाएं थोथी साबित हुईं। मिहिर उसकी कल्पनाओं से कहीं बेहतर साबित हुए। उन्होंने न केवल ऊंची पढ़ाई हासिल की थी, बल्कि उनके व्यवहार में भी वे ऊंचाइयां थीं। मिहिर हमेशा ध्यान रखते कि कहीं रूपाली को अकेलापन महसूस न हो। यूएस जाते ही उन्होंने वहाँ के अच्छे भारतीय परिवारों से उसकी जान पहचान करा दी थी, जिन्होंने पराई ज़मीन पर अपनेपन का एहसास दिया रूपाली को। फिर परिवार में बेटी अंशु का आना जश्न था। उनकी ज़िंदगी में कितनी धूमधाम से पार्टी दी थी मिहिर ने। सभी मिलने जुलने वालों ने ढेर शुभकामनाओं से नवाजा था उसे, मगर किसी की मंगल कामना काम न आई। अंशु 9 माह की भी नहीं हुई थी कि ऑफिस से लौटते हुए मिहिर की कार सड़क हादसे की शिकार हो गई। हादसा इतना भयानक था कि रूपाली की ज़िंदगी के सारे रंग छीन ले गया और एक कभी ना ख़त्म होने वाला इंतज़ार दे गया। माँ बेटी को, बेटा 7 समुंदर पार ही सही, उसकी सलामती तसल्ली देती थी एक माँ के दिल को। मगर इस हादसे ने ठकुराइन को जिंदा लाश बना दिया। उसकी सारी ताकत मानो बेटे के साथ चली गई। वह अपनी बोलने की शक्ति खो बैठी, बस बिस्तर पर पड़ी पड़ी आंखों से आंसू बहाती रहती। मीर के दोस्तों ने अंतिम संस्कार तो वहीं कर दिया, मगर ठाकुर साहब का कहना था कि बाकी कर्मकांड विधि विधान से हों, ताकि बेटे की आत्मा को सुकून मिले। आज रूपाली इसी क्रिया को संपन्न करने हेतु भारत आई है। विमान हवाई अड्डे के जैसे जैसे करीब आता जा रहा था, रूपाली खुद को संभाल नहीं पा रही थी। कैसे जाएगी वह परिवार वालों के सामने। स्वयं को अपराधिनी महसूस कर रही थी वह। कभी 16 श्रृंगार कर इसी हवाई अड्डे से अपना नया संसार रचने चली थी। आज अपना सारा सुहाग उस धरती पर लुटाकर तमाम उदासियों को अपने दामन में समेटे लौट रही है। खैर, विमान अड्डे पर रुका। परिवार वाले बेसब्री से रूपाली का इंतज़ार कर रहे थे। रूपाली एक हाथ में नन्ही बेटी को संभाले, दूसरे में मिहिर का अस्थि कलश थामे विमान से बाहर उतरी। बाहर उसकी माँ के आंसू न रुकते थे। कैसे ढाढ़स बंधाए अपनी बेटी को। शब्द और हिम्मत दोनों ही हार रहे थे। पलकों पर बैठाए रखने वाले पापा का बुरा हाल था। कैसे उनकी मासूम बच्ची 7 समंदर पार अकेली इतने बड़े संकट को झेल पाई। धिक्कार है, पिता होकर भी वह दुख की इस घड़ी में बेटी के साथ नहीं थे। हवाई अड्डे से बाहर आते ही रूपाली को माँ पापा दिखाई दिए। मिहिर के छोटे भाई विपिन प्रताप ने दौड़कर उसके हाथ से अस्थि कलश ले लिया, तो रूपाली के भाई ने नन्ही अंशु को। रूपाली दौड़कर माँ पापा के सीने से लिपट गई। आखिर इतने दिनों चट्टान बनी रूपाली माता पिता के प्यार की आँच पाकर मोम की तरह पिघलती चली गई। आज अपनों को देख उसके दिल का सारा गुबार आंसू की धारा में बहने लगा। माँ, हाय मेरी बच्ची, कैसे इतने दूर अकेली इतना बड़ा दुख सहती रही है प्रकृति।
मेरी फूल सी बच्ची पर ज़रा भी रहम न किया। अरे इस नन्ही बच्ची ने क्या बिगाड़ा था किसी का, जो होते ही सिर से बाप का साया तक छीन लिया। उजड़ी मांग और ज़िंदगी के सारे रंग खो चुकी रूपाली ससुराल पहुंची तो सासू माँ को निष्प्राण देख उसका जी भर आया। हवेली में मिहिर प्रताप का क्रियाकर्म पूरे विधान से किया गया। ठाकुरायन बिस्तर पर पड़े पड़े कभी बहू की उजड़ी मांग को देखती तो कभी नन्ही पोती को। बस बहते आंसू ही उसकी व्यथा कह पाते, और कर भी क्या सकती थी वह। अपने और अंशु के प्रति घर वालों का स्नेह देख रूपाली को तसल्ली थी कि वह अपनी ज़मीन पर अपनों के बीच लौट आई। अब भला विदेश जाकर वह क्या करेगी। वहाँ मीर के संग बीते पलों के और क्या रखा है। वह यादें तो उसके जीवन का अटूट हिस्सा है। वह कहीं भी रहे उसके साथ रहनी ही है। यहाँ रहकर वह मीर के परिवार का हिस्सा बनी रहेगी। बेटी को भी स्नेह की छाँव मिलेगी। ठाकुरों की ठकुराई भले ही चली गई हो, मगर आज भी मीर का परिवार गांव का ठाकुर कहलाता है। बड़े घर के नाम से सभी सम्मान करते हैं उस परिवार का। कम से कम एक सुरक्षा का हाथ तो उसके सिर पर रहेगा। उसे और क्या चाहिए। सोचा वह लिख देगी अपने मित्रों को कि उसकी प्रॉपर्टी सेल कर दें। अब वह यूएस नहीं आएगी। अपनी ओर से रूपाली पूरी कोशिश करती परिवार में घुलने मिलने की। विपिन प्रताप के बेटे को भी अंशु बहुत भाती। दोनों बच्चों के अबोध प्यार को देख रूपाली को सुकून था। ये रिश्ता यूं ही बना रहे, आखिर यही तो चाहती है वह। देवरानी महक भी उसका बहुत मान करती। हर बात में जीजी ऐसा जीजी वैसा। 1.25 महीना होते ही रूपाली ने महसूस किया कि घर के माहौल में कुछ परिवर्तन हुआ है। जाने क्यों अब उसे आसपास की हवा उतनी साफ नज़र नहीं आ रही थी। कहीं कुछ घुटा घुटा सा लगता था। हवाओं में उलझे जाल नज़र आते। कभी लगता वह जाल उसे ही उलझाने के लिए तैयार किया गया है, तो वहीं दीवारों में कहीं कुछ दरार सी लगती। लगता कहीं कुछ है जो उसके खिलाफ पक रहा है। ठाकुर साहब अब अक्सर उसके सामने आने से कतराते। उनकी बातों में अब वह अपनेपन का एहसास ना होता, और देवर विपिन प्रताप उससे तो उसकी बातें वैसे भी कम ही हो पाती थी। एक तो शादी के 15 दिन बाद ही यूएस के लिए रवाना हो गई थी। दूसरे मीर के मुंह से सुन चुकी थी कि विपिन प्रताप पर ठाकुरों वाला पूरा असर है। खैर, वक्त से वफादारी की उम्मीद तो वैसी भी नहीं थी। फिर भी मन को समझा रही थी कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। एक शाम अचानक ठाकुर साहब बोले, बेटा महक, मुझे तेरे मायके में कुछ काम है, कल तक लौट आऊँगा। चाह रहा था तू भी चल देती, अपने माँ बापू से मिल लेती। महक आखिर बोली। ठाकुरों की चाल भला क्या समझती। माँ बाप के स्नेह की डोर वैसे भी बड़ी रेशमी होती है। हमारे पुरुष प्रधान समाज ने यूं ही नारी को छली कह बदनाम कर रखा है, जबकि एक पहलू ये भी है, पुरुषों की कुटिलता की थाह के लिए सब निष्फल है। महक ससुर जी के साथ बेटे को लेकर दोपहर में चली गई। रात रसोई के काम से निपटकर रूपाली सासू माँ के कमरे में अंशु के साथ लेटी थी कि विपिन प्रताप के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। ओह, मर गया माँ, लगता है अब नहीं बचूंगा। मेरा सिर जोरों से दर्द कर रहा है, कुछ मिल जाता लगाने को। रूपाली झट उठकर बाम की शीशी ले आई। लाइए मैं लगा दूं। और रूपाली विपिन प्रताप के सिर पर बाम लगा रही थी। वह कभी उसके हाथ को पकड़कर कहता, ज़रा ज़ोर से। हाँ हाँ, यहाँ और ज़ोर से। अपनत्व में पगी रूपाली बेचारी देवर के मन में बसे भावों को समझ नहीं पाई। वह तो जब विपिन प्रताप का हाथ उसके हाथों को पार करता उसके कंधे, और फिर कुछ संदेह हुआ और रूपाली संभलती हुई छिटक कर दूर खड़ी हो गई। प्रताप भैया, मैं तुम्हारे भाई की अमानत हूँ, रिश्तों की दुहाई दी। मगर प्रताप पर बेहयाई का नशा चढ़ चुका था। रूपाली की चीख पुकार रात के अंधेरे में कोठी की दीवारों से ही थपेड़े खाकर गुम होती जा रही थी। माँ जी सुन रही थी, मगर बेबस थी।
कहीं ठाकुर की अय्याशी के चींटे उसके दामन को दागदार न कर दें कि तभी रूपाली ने अपने सिर से जोरदार उसकी नाक पर वार किया। वह एकदम से लड़खड़ा गया। रूपाली भागते हुए सासू माँ के सीने पर जा गिरी। माँ जी, देखिए ना क्या हुआ मेरे साथ। मैं ये सब सोच कर तो नहीं आई थी यहाँ। बताइए ना माँ जी, मैं कहाँ गलत थी। माँ बोलिए ना। ठाकुराइन आंखों से अपनी वेदना जताने के और कर भी क्या सकती थी। रूपाली कहे जा रही थी, माँ मैं तो ज़माने की बुरी नज़रों से बचने के लिए आपकी शरण में आई थी। मुझे क्या पता था यहाँ। ठाकुराइन जो खुद ही एक जिंदा लाश की तरह मात्र थी, भला क्या मदद कर सकती थी उसकी। रूपाली रात भर रोती रही। उसे मिहिर बहुत याद आ रहा था। कहाँ वह नारी के प्रति सुलझी दृष्टि रखने वाला, कहाँ विपिन प्रताप। आश्चर्य ये उसी का भाई है। रूपाली बेसब्री से सुबह होने का इंतज़ार कर रही थी कि ठाकुर साहब के आते ही उनसे फरियाद करेगी। वे ही दुरुस्त करेंगे इसकी अकल। अपने स्वर्गीय बेटे की धरोहर के साथ ऐसा अनाचार वे ज़रूर सजा देंगे उसे। ठाकुर के आते ही रूपाली ने रो रो कर सारी व्यथा बयान कर दी। ठाकुर ने सुनते ही विपिन प्रताप पर दहाड़ना शुरू कर दिया। क्या क्या ना कहा, सिर्फ हाथ उठाना भर रह गया था। रूपाली तो डर गई थी कहीं बात खतरनाक मोड़ ना अख्तियार कर ले। वह रूपाली को देख बोले जा रहे थे, बेटी क्या करूं इस नामुराद का। अब तू ही कह, इस बुढ़ापे में एक यही तो आसरा है हमारा। घर से निकाल भी नहीं सकता उसे। नारी मन भावुक होता है, फिर बाप जैसे रिश्ते पर तो संशय का प्रश्न ही नहीं उठता। आखिर उससे पावन रिश्ता और कौन सा है। रूपाली का निश्चल मन सोच भी नहीं पाया कि ये सब ठाकुर साहब के घड़ियाली आंसू हैं। उसे कहीं से कुछ अप्रत्याशित न लगा, बल्कि वह तो डर गई कि कहीं ऐसा ना हो ठाकुर साहब गुस्से में कोई कठोर कदम उठा बैठे और लोग कहें ऐसी बहू आई कि एक बेटे को खा गई, चैन ना आया तो दूसरे बेटे को भी छीन लिया। महक ने आंखों में आंसू भर इतना ही कहा, मैं जानती हूँ जीजी, आप निर्दोष हैं। इस घटना को तकदीर का लेखा मान भीतर ही भीतर घुल रही थी। रूपाली एक ही छत के नीचे अपनी अस्मत के शिकारी के साथ रहना कितना त्रासद था उसके लिए। वह निर्णय नहीं ले पा रही थी कि क्या करे, यहाँ रहना उचित होगा या नहीं। असमंजस में थी। मन तो किया था उसी पल ये घर छोड़ दूँ, मगर मिहिर के माता पिता क्या सोचेंगे। बेटा तो गया, बहू भी उन्हें छोड़ गई। जो हुआ उसमें भला उनका क्या दोष। अनचाही दिशा में ही सही, वक्त का दरिया अपनी गति से बह रहा था। सप्ताह भी न बीता था कि एक दिन रात में सासू माँ की तबीयत ज़्यादा खराब होने पर रूपाली ने सोचा ठाकुर साहब को बुला लाऊं। जैसे ही वह उनके कमरे के करीब पहुंची, उसे कुछ खुसर फुसर की आवाज़ें सुनाई दी। उसने घड़ी देखी, रात के 2:15 बज रहे थे। इस वक्त बाबूजी किससे बात कर रहे हैं। कौन हो सकता है उनके कमरे में। कौन है इतनी रात गए। बाबूजी किससे बातें कर रहे हैं। ये सब सोच रूपाली दरवाजे से झांकने लगी। देखा अंदर विपिन प्रताप और बाबूजी में बातें चल रही थी। एक पल को रूपाली में ने सोचा लौट जाए। वैसे भी विपिन प्रताप को देखते ही उसका खून खौल जाता है, मगर जैसे ही वह जाने को हुई उसके कानों में आवाज़ टकराई। क्या करता, साली मानती ही नहीं थी। बड़ी सावित्री बन रही थी। तुम्हारे भाई की बेहाता हूँ, छोड़ दो मुझे। एक पल को रूपाली पत्थर हो गई, मानो कोई भारी चीज़ उसके सिर पर दे मारी गई हो। ये तो उसके बारे में बातें हो रही थी। शायद बाबूजी विपिन प्रताप को डांट रहे थे। ये सोच उसका मन जानने को इच्छुक हुआ। अरे नालायक, जानता नहीं वह परदेश रह आई है। नज़र नज़ाकत वाली बनती है। उसके मिजाज को समझकर वैसा पासा फेंकना था। पहले उसे अपनी गिरफ्त में लेता, प्यार से बहलाता फुसलाता। अरे तू ठाकुरों की औलाद है, एक औरत भी काबू ना हो पाई तुझसे, समझ रहा है ना मेरी बात। अरे एक विधवा को काबू करने में इतना सोच रहा है, विदेश में रही है, ज़्यादा ऊंच नीच का विचार वह भी ना करेगी। सोच ले, अगर निकल गई ना चिड़िया हाथ से तो फिर बस आधी जायदाद गई, समझ ले। तुमको लगता है बाबूजी वह मानेगी। अरे मानेगी, मानेगी कैसे नहीं। तू क्या उसे महक समझे हुए है कि वो हाथ जमाए की काबू में कर लिया। अरे 4 अक्षर पढ़ी है, देर से बात समझ आएगी। ज़रा प्यार से मना मान जाएगी। जानता है विधवा का कोई ठोर नहीं, ये पाँव की जूती है। मिहिर ने सिर्फ चढ़ा ली है, सो थोड़ी परेशानी होगी। और अगर फिर भी ना हाथ आई, चुप्पी तोड़ी तो क्या, घर के पिछवाड़े 2 गज ज़मीन की कमी नहीं, दोनों माँ बेटी के लिए।
एक तो बेटी पैदा की, मिहिर का कोई नाम लेवा भी नहीं जाना। सोचेंगे 2 गज ज़मीन उसी के नाम की। चुप्पी तोड़ेगी तो सज़ा तो भुगतनी ही होगी। फिर लोग पूछेंगे कहाँ गई बहू, तो क्या कह देंगे, विदेश में कोई आशिक होगा जिसके संग भाग गई, कुल को कलंक लगा गई। अरे जिंदा रहेगी तो हमारे लिए आफत ही पैदा करेगी। छी, इतनी गंदी बात कोई ससुर अपनी बहू के लिए कैसे कह सकता है। बाबूजी का ऐसा घिनौना रूप, जिसे वट वृक्ष समझ उसकी छाँव में आश्रय की तलाश में आई थी, वही नागफनी बन उसे लहूलुहान कर गया। उसने कभी सपने में भी ना सोचा था कोई इस हद तक गिर सकता है। उसे यकीन नहीं आ रहा था। ऊंची हवेली में रहने वाले ठाकुरों का घिनौना सच आज रूपाली के सामने था। रूपाली किसी से कहती भी तो शायद कोई यकीन न करता। खुद उसे ही यकीन करने में कितना वक्त लगा कि बाप समान ससुर एक जरा सी दौलत की खातिर अपने ही स्वर्गीय बेटे की स्मृतियों के साथ घृणित षड्यंत्र खेल रहा है। और वह भाई समान देवर, कहते हैं कि भाई बायां हाथ होता है, उसको खोना जीवन की आधी उपलब्धि को खोना है। मगर यहाँ तो आंखों पर दौलत का ऐसा मोटा चश्मा चढ़ा है कि मातम भी जश्न दिखाई दे रहा है उन्हें। उफ, वह तो सोच कर आई थी कि मिहिर के जाने के बाद उसके परिवार वाले अपने बेटे की इस निशानी को सिर आंखों पर बिठाकर रखेंगे। पिता का साया उठ गया तो क्या, कम से कम दादा दादी चाचा चाची का हाथ तो होगा उसके सिर पर। वहाँ पराई जमी पर तो वह अपने संस्कार ही भूल जाए शायद। कितनी गलत थी उसकी सोच तब। सुबह उसने अपना सामान समेटा और अंशु को गोद में लेकर अचानक घोषणा कर दी कि वह अपने मायके जा रही है। वहीं से यूएस के लिए रवाना हो जाएगी। ठाकुर और विपिन प्रताप सख्ते में थे। ये स्क्रिप्ट तो उनके खेल में कहीं से कहीं तक न थी। अचानक कैसे हो गया ये सब। दोनों बाप बेटे एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। चिड़िया जाल से भाग जाना चाहती थी। ठाकुर की नज़रें विपिन प्रताप को घूर रही थीं। कहीं इसने ही फिर कोई ऊंच नीच तो नहीं कर दी। वहीं विपिन प्रताप सोच रहा था उसने तो अभी कुछ किया ही नहीं। फिर अचानक रूपाली एक हाथ में अंशु को थामे दूसरे में एक अटैची लिए बाहर को निकल पड़ी। ठाकुर पुराना खिलाड़ी था, समझ गया ये चिड़िया अब हाथ न आने की। सो उसने आखिरी चाल चली। बहू, जब तुमने सोच ही लिया है जाने का तो ठीक है, चलो तुम्हें मायके तक छोड़ दे। रूपाली के कानों में रात ठाकुर के कहे शब्द गूंज रहे थे कि हवेली के पीछे 2 गज ज़मीन की कमी नहीं। वह एकदम चीख कर बोली, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, मैं बस से चली जाऊंगी, आप तकलीफ़ ना करें। और उसने एक हाथ से सूटकेस और दूसरे हाथ में अंशु को थाम तेजी से बाहर आ गई। ठाकुर की आंखें अंगार बरसा रही थीं। एक मामूली सी औरत उनकी शय को मात दे गई। क्या करे, कैसे बात को संभाला जाए। दोनों घर से बाहर आए तब तक रूपाली ऑटो में बैठ चुकी थी। दोनों ने तेजी से उसका पीछा किया। रूपाली ने देखा कार उसका पीछा कर रही है। वह समझ गई कि दोनों बाप बेटे किसी भी हद तक जा सकते हैं। रूपाली जल्द से जल्द बस स्टैंड पहुंच जाना चाहती थी। जैसे जैसे उनकी कार रूपाली के ऑटो के करीब आती जा रही थी, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वह बेटी को गोद में भींचे ईश्वर को याद कर रही थी। भैया ज़रा तेज़ चलाओ ना, वह कार हमें ओवरटेक ना कर पाए। भैया प्लीज़ जल्दी चलिए ना। ड्राइवर ने ऑटो की रफ्तार तेज़ की ही थी कि सामने एक बड़ा सा ट्रक आ गया। चीचर की आवाज़ के साथ एक ज़ोरदार ब्रेक लगाते हुए ड्राइवर ने ऑटो को टर्न किया। ऑटो ट्रक के दूसरी ओर जा पड़ा और तेज़ रफ्तार से ऑटो का पीछा करती ठाकुर की कार ट्रक में जा घुसी। प्रकृति का न्याय सामने था। उसे शायद आज दया आ गई बेबस माँ बेटी पर। उनकी जान लेने चले दोनों नरभक्षी स्वयं अपनी कर्म की गति पा गए थे। रूपाली ने चैन की सांस ली, मगर परिवार के लिए दूसरा बड़ा हादसा था। 2 माह के भीतर घर के तीनों मर्द चले गए। गांव में गहरे शोक की लहर दौड़ गई। कोठी में गांव वालों की भीड़ जमा हो गई। लोग अफसोस कर रहे थे कि इस घर का दुर्भाग्य देखो, कोई मर्द नहीं, 3 विधवाएं।
मानो तीनों अभिशापित हों। कैसे संभालेंगी खुद को? पुरुष चाहे कितना ही निकम्मा क्यों ना हो, समाज की आंखों में वही स्त्री का रक्षक होता है। मगर कैसे समझाएं रूपाली उस समाज को कि यहाँ तो रक्षक ही भक्षक बने हुए थे। हम अपने ही घर में खुद को महफूज नहीं पा रहे थे। सभी इस हादसे के लिए प्रकृति को दोषी ठहरा रहे थे। रूपाली, जो इस हादसे की चश्मदीद गवाह थी, जानती थी कि यह हादसा नहीं, न ही प्रकृति इसके लिए दोषी है। ये तो इन पापियों के कर्मों का फल है जो प्रकृति ने उन्हें दिया है। रूपाली ही क्यों, घर की अन्य महिलाएं भी हादसे के पीछे छिपे कारण से भली भांति परिचित थीं। आखिर वे भी बरसों से इस नर्क को झेल रही थीं, मगर घर की बिखरती लाज के डर से होठों को सी लिया था। खामोश थी क्योंकि जानती थी कि ठाकुर या फिर विपिन प्रताप उन्हें छोड़ेंगे नहीं। पुरुष प्रधान समाज ने नारी को अबला ही नहीं बल्कि अपनी साधिकार कामना पूर्ति करने का साधन माना है। दोनों का अंतिम संस्कार हो चुका था। आज कोठी में एक भयानक सा सन्नाटा था, जैसे एक तूफान आया और अपने साथ सबका चैन व सुकून लूट कर ले गया। रात कमरे में बैठी रूपाली अपने लंदन के मित्रों को पत्र लिख रही थी कि वह अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहती है। अब उसे यहीं रहना है, इंडिया में। इस हादसे ने उसे ना चाहते हुए भी विवश कर दिया है यहाँ रहने के लिए। माँ के हालात तो पहले से ही अच्छे नहीं। इस हादसे के बाद क्या भरोसा कितने दिन निकाल पाए। बची महक, जो आज तक अपने ही पति का विरोध ना कर पाई, वह दुनिया की हवस भरी निगाहों का कैसे सामना कर पाएगी। मीर नहीं है तो उनकी जगह अब उसे ही ये जिम्मेदारी निभानी है। उसने यूएस की प्रॉपर्टी बेच दी। उन्हीं पैसों से उसने एक महिला विकास संस्था की शुरुआत की। उसी से सटा हुआ एक बड़ा सा अनाथालय बनवाया, जिसका पूरा काम असहयोगियों की मदद से महक देखती थी। उसने महक से जानना चाहा, यदि वो अब दूसरे विवाह के लिए तैयार हो तो वो उसका पुनर्विवाह भी करवाएगी, लेकिन महक ने इनकार कर दिया। महक और रूपाली में दर्द और प्रेम का रिश्ता था। अब दोनों बच्चों को अच्छे संस्कारों के तले बड़ा करना रूपाली की पहली प्राथमिकता थी। तो बस आज की कहानी में इतना ही। पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।